गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे ख़ास तौर से देखो CSIR के रिगार्डिंग कि CSIR के तहत जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है CSIR UGC नेट के द्वारा, ठीक है, या फिर अपन कहें CSIR UGC नेट एग्ज़ाम। तो उसके बारे में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हाल ही के अंदर जिन्होंने MSc कंप्लीट की है, या फिर अपन कहें जो MSc में अभी एंटर हुए हैं, BSc कंप्लीट हुए हैं। तो इससे रिलेटेड संपूर्ण जो जानकारी है, ख़ास तौर से जो भी कैंडिडेट हिंदी से बिलोंग करते हैं, मतलब मीडियम जिनका हिंदी है, उनको काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स आती है उनको समझने में, उनके नोटिफिकेशन समझने में कि CSIR में पूरी डिटेल्स, पूरी पैटर्न क्या क्या होता है, उसमें JRF क्या होती है, पेपर पैटर्न क्या होता है, नेट कब मिलती है, JRF कब मिलती है, पेपर पैटर्न क्या है, उसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, कितने पार्ट्स आता है, ठीक है, कितने पेपर्स होते हैं। ये सभी चीज़ें आज अपन एक ही वीडियो में छोटा सा वीडियो बनाएंगे, जिसमें सभी जो भी हिंदी मीडियम के खास तौर से कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो आज के लिए अपना संपूर्ण जो जानकारी है, खास तौर से ये देख सकते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पर जो भी है। और ख़ास तौर से देखो CSIR नेट लाइफ साइंस, और यहाँ पर देखो मेन जो इसमें पॉइंट्स हैं वो आपके हैं एग्ज़ाम स्कीम, पैटर्न, सिलेबस और JRF या नेट या बुक्स। और सबसे बड़ा सवाल कि नेट है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आगे अपन बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेट क्या होता है, ठीक है। नेट एक वो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो ख़ास तौर से कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने MSc कंप्लीट की है या जो MSc कर रहा है किसी भी साइंटिफिक सब्जेक्ट या फिर साइंस सब्जेक्ट से, वो सभी कैंडिडेट अपना जो नेट है वो CSIR UGC के तहत दिया जाता है। यहाँ पर अपन जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सबसे बड़ा, ठीक है। लाइफ साइंस में अपन देखें तो सबसे पहले बॉटनी सब्जेक्ट जिन्होंने MSc बॉटनी सब्जेक्ट में की है वो भी लाइफ साइंस नेट का एग्ज़ाम देंगे। जूलॉजी वाले भी, बायोटेक्नोलॉजी वाले, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री वाले, जेनेटिक्स वाले, फिजियोलॉजी वाले, इसके अलावा अदर कोई बायोलॉजी से रिलेटेड ब्रांचेज है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले, ये सभी लाइफ साइंस के तहत आपका जो एग्ज़ाम है वो देंगे, ठीक है। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं अगला चैप्टर पर। देखो यहाँ पर अपन देखते हैं सबसे पहले कि CSIR नेट लाइफ साइंस, और यहाँ पर नेम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम का नेम क्या होगा, तो जॉइंट CSIR UGC नेट। इसका मतलब ये जो एग्ज़ाम है वो कॉम्बिनेशन से करवाया जाता है। दो जो बॉडी है, एक CSIR और एक UGC, दोनों बॉडी के कॉम्बिनेशन से करवाया गया एग्ज़ाम है जो ख़ास तौर से साइंस के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जॉइंट CSIR UGC नेट कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। अब अपन देखिए CSIR एंड UGC, इसमें होता क्या क्या है, ठीक है। इसमें दो प्रकार की JRF दी जाती है। पहली यहाँ पर अपन देखें CSIR JRF में आपको एक तो फेलोशिप मिलती है, PhD के दौरान आपको फेलोशिप दी जाएगी, प्लस लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। तो ये तो हो जाएगा फेलोशिप, लेक्चरशिप और फेलोशिप। अगर आपने UGC JRF क्लियर किया है या UGC JRF अगर आपने पास किया है तो भी आपके पास में दो ऑप्शन होंगे, एक तो आपको फेलोशिप मिलेगी PhD के दौरान, और एक आपको लेक्चरशिप के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे अपन नेट का सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। दूसरा केवल नेट, जिसमें केवल आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल किया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है आपको जिसके तहत आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी प्राइवेट कॉलेज में। इसमें आपको किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा आता है कि नेट से रिलेटेड या नेट के इक्विवेलेंट, अगर आपने नेट का सिलेबस पढ़ा है तो नेट के इक्विवेलेंट ऐसे कौन सी एग्जाम्स है जो अदर एग्जाम में भी आपको बेनिफिट दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपन देखें तो गेट लाइफ साइंस, यहाँ पर भी आपका जो पढ़ा हुआ वो काम आ सकता है। इसके अलावा DBT JRF है और एक ICMR है, ठीक है, इसमें भी आपको यूज में ले सकते हो आप। ये सभी एग्जाम कहीं ना कहीं लाइफ साइंस से रिलेटेड कंडक्ट करवाए जाते हैं।
आगे अपन देखें, देखो हु कैन अपीयर, इस एग्जाम में कौन से कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं या कौन से कैंडिडेट इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो यहां पर अपन देखें, ठीक है, सबसे पहला तो अपन देखेंगे कि एमएससी वाले कैंडिडेट जिन्होंने एमएससी कंप्लीट की है या एमएससी में अभी एडमिशन लिया है, मतलब एमएससी जिसकी रनिंग में है, वो सभी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, एमएससी में एक तो एनरोल्ड वाली कंडीशन हो और एक मतलब कंटिन्यू चल रहा हो और एक जिसकी एमएससी कंप्लीट हो गई हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इंटीग्रेटेड बीएससी और एमएस, बीएस और एमएस, जिनकी एमएससी और बीएससी इंटीग्रेटेड चल रही हो वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ ईयर का जो बीएस है, बीएस फोर्थ ईयर जो अपन कहें स्कीम होती है वो वाला देखिए, फाइनल ईयर के कैंडिडेट, रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अपन देखें बीटेक और बी फार्मा वाले कैंडिडेट भी इस एग्ज़ाम के लिए फाइनल ईयर अगर एग्ज़ाम में है वो, तो यहाँ पर देखो फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कौन से? बीटेक और बी फार्मा के फाइनल ईयर में, ठीक है ना। यहाँ पर देखें फोर्थ ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, अगर कोई कैंडिडेट एमबीबीएस कर रहा है तो वो भी अगर फाइनल ईयर में चल रहा है, ठीक है, अगर वो फाइनल ईयर में रिजल्ट अवेटेड उसका है तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। किसके लिए? लाइफ साइंस में, खासतौर से CSIR नेट के तहत। ठीक है, अगला अपन देखते हैं। देखो अगला पैटर्न अगर अपन देखें कि एज लिमिट क्या होती है, कौन से एज तक आप लोग जो नेट का एग्ज़ाम है दे सकते हो। देखो एग्ज़ाम एक ही है नेट का, इसमें 3 कैटेगरीज हैं। सबसे अपर जो है उनको JRF दिया जाता है, CSIR JRF, उनसे लोअर कैटेगरी है उनको दिया जाता है UGC JRF, और उनसे नीचे जो कैंडिडेट है उनको दिया जाता है नेट का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए एज लिमिट, कि उनकी एज लिमिट जो है वो क्या रहती है। यहाँ पर अपन देखें एज लिमिट फॉर फेलोशिप, JRF के लिए क्या एज लिमिट रहती है। 2 प्रकार की JRF है, एक तो CSIR JRF है और एक UGC JRF है। ठीक है, तो यहाँ पर JRF के लिए जो फेलोशिप है, यहाँ पर देखिए अगर कोई जनरल कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है उसके लिए मैक्सिमम 28 साल तक वो JRF दे सकता है। JRF के 28 साल अगर कोई कैंडिडेट कंप्लीट कर लेता है तो वो बाद में इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता, उसके बाद में उसे नेट का फॉर्म, केवल नेट का फिलअप करना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप 28 से कम हो तो हाँ, यहाँ पर आप जो JRF प्लस नेट दोनों फॉर्म एक साथ लगा सकते हो। मतलब एक ऑप्शन आता है जिसमें आप एक साथ फॉर्म लगा सकते हो। कौन से? जिसमें ऑप्शन आता है कि आप JRF और नेट दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर JRF के लिए, तो यहाँ पर आप JRF के लिए अप्लाई करना चाहते हो अगर 28 से कम हो तो, और 28 के बाद हो तो केवल नेट के लिए। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, कोई भी फीमेल कैंडिडेट, उसको एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल का, अगर वो 5 साल अगर बड़ी है 28 साल से तो भी वो दे सकती है। तो यहाँ पर 28 और 5 अपन देखें तो 33 साल तक, 33 साल तक वो जो कैंडिडेट है फीमेल, खासतौर से महिलाएं, गर्ल्स, वो दे सकती है। अगर कोई SC/ST का कैंडिडेट है, थर्ड जेंडर है और PWD है, फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स हैं, अगर वो हैं तो उनको भी 5 साल मतलब 33 साल तक वो लोग भी अपीयर हो सकते हैं JRF के लिए। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट OBC का है, नॉन क्रीमी लेयर, तो यहाँ पर इनको 3 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब 31 साल तक के कैंडिडेट, OBC का कोई कैंडिडेट है तो 31 साल तक वो एग्ज़ाम JRF के लिए अप्लाई कर सकता है। क्योंकि अप्लाई करने पर डिपेंड करता है, फॉर्म तो आप भर ही सकते हो, लेकिन अगर आपकी एज ये है तो आप अप्लाई फॉर JRF कर सकते हो, अदरवाइज आपको नेट करना होगा, ओनली फॉर नेट लेक्चरशिप। अब यहाँ पर देखो दूसरी कैटेगरी आती है फॉर लेक्चरशिप, LS। तो यहाँ पर अगर आपकी एज ऊपर जो भी कैटेगरी बताई है इनसे ऊपर अगर आपकी एज हो गई है तो आप लोग ओनली लेक्चरशिप फिलअप कर सकते हो, और लेक्चरशिप के लिए कोई अपर लिमिट नहीं होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई भी आपकी अपर लिमिट नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो नो अपर एज लिमिट, कोई भी एज की लिमिट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन।
कोई भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में इनमें से डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाएं, ताकि आपको साथ साथ में पता भी रहे और कौन से कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट हो रहे हैं आपके माइंड में वो भी आप अपना पूछ सकते हो। तो अगला अपन देखते हैं यहाँ पर, देखो CSIR नेट लाइफ साइंस एलिजिबिलिटी जो मार्क्स है, ठीक है, आपके MSc में कितने मार्क्स होने चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सको और आपको इस एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट आपको मिल सके। देखो अगर आप जनरल और EWS और OBC के अगर आप बिलोंग करते हो, कैंडिडेट हो, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए MSc के अंदर, आपको कितने मार्क्स चाहिए, 55% आपको मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप SC ST थर्ड जेंडर या PWD से बिलोंग करते हो तो आप लोग 50% अगर आपके मार्क्स है MSc के अंदर, फाइनल दोनों मिलाकर, MSc प्री और फाइनल मिलाकर या चारों सेमेस्टर मिलाकर आपके 55% बन रहे हैं, देन आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे अपन देखें, यहाँ पर आप देखो अगला जो पोर्शन है, यहाँ पर क्या है, ये फेलोशिप, ठीक है। यहाँ पर फेलोशिप में देखें कि कितनी फेलोशिप मिलती है। तो मैंने बता दिया आपको फेलोशिप 2 प्रकार की होती है, एक CSIR के द्वारा फेलोशिप दी जाती है और एक UGC के द्वारा दी जाती है। और ये दोनों तभी दी जाती है जब आप PhD में एनरोल्ड होते हो या PhD स्टार्ट करते हो, तभी आपको ये वैलिड होती है। यहाँ पर देखिए वैलिडिटी पीरियड, कितने साल तक आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होता है JRF का, तो यहाँ पर आपका 2 साल तक वैलिड रहेगा। अगर 2 साल के बीच में आपने PhD ज्वाइन कर ली है तो ये फेलोशिप आपको लागू होगी। अगर 2 साल आपकी निकल गई है, उसके बाद में अगर आप PhD ज्वाइन करते हो तो ये फेलोशिप लागू नहीं होगी। इसका मतलब फेलोशिप की जो वैलिडिटी है वो कितने साल की होती है, 2 साल की होती है। फेलोशिप कितने साल तक आपको मिलती है, अगला क्वेश्चन क्या है कि फेलोशिप आप कितने साल तक मिलती है, तो आपको PhD के दौरान लगभग 5 साल तक आपको फेलोशिप मिलती है। यहाँ पर अपन देखें फेलोशिप के दौरान, मतलब PhD के दौरान आपकी जो फेलोशिप मिलेगी उसकी अमाउंट्स कितनी होगी। तो यहाँ पर पहले 2 साल अगर अपन देखें, यहाँ पर पहले 2 साल अगर आप देखोगे, मतलब PhD के लिए कितने साल मिल रही है आपको, 5 साल तक फेलोशिप मिलेगी। पहले 2 साल थोड़ी कम मिलती है, फिर अगले 3 साल थोड़ी ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर देखें 2 साल तक अगर आप देखोगे तो आपके पास में 31,000 पर मंथ प्लस HRA, आपका जो हाउस अलाउंसमेंट है वो मिलेगा, ठीक है। और फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, अगले 3 साल के लिए आपको 35,000 पर मंथ प्लस HRA दिया जाएगा, ठीक है। आपको क्या दिया जाएगा, 35,000, मतलब पहले 31,000 थे 2 साल तक, अगले 3 साल आपको 35,000 दिए जाएंगे प्लस आपको HRA पर मंथ दिया जाएगा। अगला आता है कॉन्टीजेंसी, जो आपको पर ईयर मिलती है। कॉन्टीजेंसी मतलब आपको जो स्टेशनरी अपन कहें एक्स्ट्रा जो भी खर्चे हैं आपको रिसर्च में यूज आने वाले, कॉपी पेन स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी हैं, उनके लिए आपको अलग से फंड मिलता है पर ईयर के हिसाब से। तो वो आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 20,000 पर ईयर आपको दिया जाता है। तो कॉन्टीजेंसी जो अमाउंट होती है PhD के दौरान वो कितनी होती है, 20,000 के लगभग होती है। तो ये इसके फेलोशिप की अमाउंट्स थी। आगे अपन चलते हैं, देखो फेलोशिप की वैलिडिटी मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर वैलिडिटी 2 साल है, यहाँ पर देखो 2 साल है। फेलोशिप का ड्यूरेशन 5 साल का है। फेलोशिप अमाउंट फॉर 2 ईयर ये बताई दिया मैंने आपको, यहाँ पर 35 साल पर मंथ बताई दिया। कॉन्टीजेंसी मैंने आपको 20,000 बता दिया यहाँ पर। अब देखेंगे SPM फेलोशिप, अगर आपको JRF से अपर आपके मार्क्स आते हैं तो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी होती है, उनको SPM दिया जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप, ठीक है SPM। इसमें कैंडिडेट को क्या दिया जाता है, देखो इसमें कैंडिडेट को सबसे पहले 36,000 प्लस HRA पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 ईयर। पहले 2 साल तक आपको 36,000 प्लस HRA दिया जाता है। अगला देखिए अपन, अगले 3 साल तक आपको 42,000 प्लस HRA दिया जाता है फेलोशिप में। और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, क्योंकि टोटल 5 साल देनी है आपको।
और कॉन्टीजेंसी आपको कितनी मिलती है इसमें, तो कॉन्टीजेंसी देखें तो आपको यहाँ पर 70,000 पर ईयर दी जाती है। स्टेशनरी के लिए जो आपकी कॉन्टीजेंसी अमाउंट होती है वो कितनी जाती है, आपको 70,000 पर ईयर के हिसाब से दी जाती है, अगर आप SPM क्वालिफाई करते हो तब। आगे अपन देखें एग्जाम पैटर्न। अगर आप देखो कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है इसमें, तो यहाँ पर आप देखोगे ये, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ टेस्ट पर ईयर, एक साल में ये एग्जाम कितनी बार कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपन कितनी बार कंडक्ट करवाई जाती है, तो एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जाती है, एक जून के अंदर और एक दिसंबर में, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कि इस एग्ज़ाम का मोड क्या होता है, तो आपको सभी को पता भी होगा, नहीं पता है तो ऑनलाइन आजकल ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है, पहले हालांकि ऑफलाइन थी। नेचर ऑफ क्वेश्चन का अगर अपन देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर MCQ प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन प्रकार के आते हैं। अगर मीडियम देखें एग्जामिनेशन का कि किस एक मीडियम के अंदर एग्ज़ाम होता है, तो इंग्लिश व हिंदी एग्ज़ाम लिए जाते हैं। इसमें दोनों मीडियम आते हैं। आप ऑनलाइन जब देते हो एग्ज़ाम तो उसमें ऑप्शन आता है, अगर आपने हिंदी फिल किया है तो केवल आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शन आएंगे। हो सकता है अगर आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम पे इंग्लिश मीडियम चूज किया है तो हो सकता है आपको केवल इंग्लिश दिखाई दे। टाइम ऑफ ड्यूरेशन, कितने टाइम की ये एग्ज़ाम होती है, तो लगभग 3 घंटे का ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर अपन देखें कि कितने क्वेश्चन इसमें टोटल आते हैं, तो यहाँ पर 145 क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। आगे डिटेल देखेंगे इसकी। मैक्सिमम मार्क्स अगर अपन देखें कितने मैक्सिमम मार्क्स का ये पेपर होता है, तो ये पेपर होता है आपका 200 का, कितने का, 200 नंबर का ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसका पेपर पैटर्न। यहाँ पर अपन देखते हैं ठीक है। यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन का पैटर्न कि क्वेश्चन कितने पार्ट्स में आता है। पहली चीज़ तो आपको याद रखना है, ये टेस्ट जो है सिंगल पेपर में करवाया जाता है, एक ही सिंगल पेपर होता है। टेस्ट पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, एक सिंगल पेपर होता है। सिंगल पेपर में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। यहाँ पर अपन देखें पार्ट ए पार्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पर अपन देखें 50 क्वेश्चन आएंगे बी पार्ट में और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। पार्ट सी में अगर अपन देखें तो क्वेश्चन आएंगे 75 और करने कितने हैं, केवल 25 और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। पार्ट सी वाला जो होता है वो 4 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है। और इसमें से देखो करने कितने हैं, पार्ट ए में अगर अपन देखें तो यहाँ पर तो केवल आपको 15 करने होते हैं। यहाँ पर आपको देखो तो यहाँ पर 35 करने होते हैं, यहाँ पर आप देखो तो 25 करने होते हैं। ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इस हिसाब से टोटल पेपर जो है 200 नंबर का होता है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं इसमें CSIR नेट लाइफ साइंस के अंदर सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस में आपके पार्ट बी और पार्ट सी, पार्ट ए में आपके छोटी मोटी जो रीजनिंग आती है वो वाला पोर्शन होता है। पार्ट ए में रीजनिंग वाला पोर्शन होता है जिसमें क्वेश्चन टोटल कितने पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 में से केवल आपको 15 के जो जवाब हैं या आंसर है वो देने हैं। पार्ट बी और सी में देखें तो लाइफ साइंस से रिलेटेड आपका सिलेबस मेंशन किया गया है और ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट 13 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। कितनी यूनिट, 13 यूनिट के अंदर। यूनिट फर्स्ट अपन देखिए तो अपनी कह सकते हैं लगभग बायोकेमिस्ट्री की यूनिट होती है, मॉलिक्यूलर एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, मतलब मोस्टली बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। सेकंड यूनिट देखें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल बायोलॉजी। यूनिट थर्ड देखें फंडामेंटल प्रोसेस, मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
यहाँ पर देखें 4th यूनिट सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, ठीक है, इसमें आपकी सेल इम्यूनोलॉजी भी आ जाएगी। और यहाँ पर अपन देखें 5th यूनिट डेवलपमेंट बायोलॉजी, और 6th देखें प्लांट फिजियोलॉजी, और 7th देखें एनिमल फिजियोलॉजी, और 8 यूनिट नंबर जो है वो है इनहेरिटेंस बायोलॉजी मतलब जेनेटिक्स। यहाँ पर 9वीं जो यूनिट है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, और इकोलॉजिकल प्रिंसिपल मतलब इकोलॉजी, और यहाँ पर इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, और 12वां यूनिट जो है वो अप्लाइड बायोलॉजी के हैं, और लास्ट यूनिट जो है वो आपकी मेथड्स इन बायोलॉजी है। मतलब जितने भी मेथड्स हैं, टेक्नोलॉजी है जो खास तौर से बायोटेक और बायोलॉजी में यूज़ में आते हैं, वो सभी इंक्लूड करके 13 नंबर जो यूनिट है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये कुछ इस प्रकार की यूनिट है, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल अपन देखें कि आपको ये यूनिट्स है वो कवर कैसे कर सकते हो। देखो, सबसे पहले कोई भी अगर फ्रेश कैंडिडेट है, अगर वो ये सोचता है कि मैं पीएमटी के मॉड्यूल्स पढ़कर और ये क्वालिफाई कर लूँ, या फिर केवल एनसीईआरटी पढ़कर, काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं वो अभी भी नहीं समझ पाते हैं। उनका हमेशा सवाल यही होता है कि सर हम बॉटनी से हैं तो इनमें से कौन सी यूनिट अटेंड करेंगे, जूलॉजी से हैं तो कौन सी यूनिट अटेंड करेंगे। जबकि मैंने कहा भी है और अभी भी बता रहा हूँ, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरनमेंट, सभी सब्जेक्टों, कोई भी सब्जेक्ट से कैंडिडेट हो उनको पेपर हमेशा लाइफ साइंस का देना है। और लाइफ साइंस में 13 यूनिट है, 13 यूनिट आपको क्या करना है, याद करनी है, मतलब आपको पढ़नी है, ठीक, कवर करनी है। और अब अपन देखें कि इनको पढ़े कैसे। देखो, काफ़ी ऐसी बुक्स हैं जिनसे आप इनको पढ़ सकते हो। हालांकि जो बुक्स का वीडियो है वो इससे पहले मैंने सेपरेट बना भी रखा है, जो फॉरेनर राइटर्स की है, रेफरेंस बुक्स हैं वो भी बना रखे हैं अलग से। और स्टार्टिंग के लिए आपको जो पाथफाइंडर लाइफ साइंस की जो बुक आती है, दिल्ली की कोचिंग की है पाथफाइंडर की, वो स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट है, वो कर सकते हो। और कुछ इसके साथ साथ रेफरेंस जो बुकें हैं, अलग से वीडियो है जो मैं इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मोस्टली हमेशा लेनिंजर और वॉइट एंड वॉइट की बुक जो है सबसे बेस्ट बुक आती है, ठीक है ना। इनके अंदर सेल बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कूपर है, क्लार्क है, फंडामेंटल में जीन है बुक, और सेल कम्युनिकेशन में कूपर आ जाएगी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर अलग है, ठीक है ना। इम्यूनोलॉजी के अंदर क्यूबे बुक है। काफ़ी ऐसी बुक्स हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सजेस्ट किए भी थे, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं लाइफ साइंस से बिलोंग करते हो, तो आप लोग ये वीडियो है अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये अवेयर हो सके कि CSIR नेट क्या होती है, वो किस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, तो वो कौन सी एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा और कौन से सब्जेक्ट में फॉर्म फिलअप करें। ये छोटी मोटी जो भी कन्फ्यूजन वाले टर्म्स हैं वो सभी इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो, अपने छोटे भाई बहन जो भी साइंस बैकग्राउंड, खास तौर से जो मैंने बताया लाइफ साइंस के इंक्लूड सब्जेक्ट हैं, अगर उससे बिलोंग करते हैं तो वहाँ तक शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए अपनी जो सूचना है और अपना वीडियो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।